हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के यूजी लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल में एनटीपीसी यूजी लेवल का आंसर किया आया था, तो जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, तो आज सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम द GK 360 पर। इस पर एनोटेशन फाइल भी ऑलरेडी शेयर्ड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हु वेयर रेफर टू एज उझावर इन संगम लिटरेचर। संगम साहित्य में उझावर किसे कहा गया है। ऑप्शन है हल चलाने वाले किसान, स्लेव्स, बड़े भूस्वामी या पुजारी। तो आपको पता है संगम साहित्य में जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ आते हैं उनमें है शिल्पादिकरम और मणिमेखलय। ये दोनों प्रमुख साहित्य हैं संगम साहित्य के। मणिमेखलय, इसके अंतर्गत दक्षिण भारत की तत्कालीन सामाजिक संरचना के बारे में विवरण दिया गया है, जिसमें लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो समाज का है वह समाज का बंटवारा 3 वर्गों में किया गया है। पहला था वेल्लाल। वेल्लाल कौन होते थे? तो वेल्लाल जो थे वो बड़े भूस्वामी थे। दूसरा था उझावर, ये साधारण हल चलाने वाले छोटे किसान थे। छोटे किसान जो हल चलाते थे, हल चलाने वाले। और तीसरा था कडेसियार या इसे अडमई भी कहा गया है, अडीमई। ठीक है, ये क्या थे? ये भूमिहीन मजदूर थे। कहीं कहीं इसे दास भी कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है ए, हल चलाने वाले किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्ष्वाकु रूल कृष्णा गोदावरी डेल्टा इन ईस्टर्न डेक्कन आफ्टर डिक्लाइन ऑफ विच डायनेस्टी। इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद पूर्वी दक्कन में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर शासन किया। तो आपको पता है पूर्वी दक्कन का जो क्षेत्र है वह आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन कोंडा है, इस क्षेत्र को कहा जाता है नागार्जुन कोंडा के क्षेत्र को कहा जाता है। सातवाहन जो थे, इक्ष्वाकु शासक जो थे, यह मूल रूप से सातवाहन के सामंत थे। तो सातवाहनों का पतन हुआ तब इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। इनके पतन के बाद इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। और इस समय इक्ष्वाकु वंश का शासक कौन था? श्री शांतमुल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और पूर्वी दक्कन में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर शासन किया। तो राइट आंसर हो गया ए, सातवाहन वंश। अगला सवाल है, द चाइनीज पिलग्रिमेज ह्वेनसांग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान कश्मीर की यात्रा की? कई बार यह सवाल पूछा गया है। तो कश्मीर की यात्रा ह्वेनसांग ने की थी लगभग 631 से 633 ईसा पूर्व के दौरान, ईसवी के दौरान। ठीक है, तो उस समय कश्मीर में कारकोट राजवंश का शासन था। और इस समय शासक जो थे राजा दुर्लभवर्धन। तो इसने ह्वेनसांग का भव्य स्वागत किया था। इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथों में भी है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दुर्लभवर्धन, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पल्लव टेम्पल्स एट महाबलीपुरम आर मेड मेनली फ्रॉम। महाबलीपुरम में पल्लव मंदिर मुख्य रूप से किससे बने हैं? लेटेराइट, ग्रेनाइट, केवल बलुआ पत्थर या संगमरमर। तो महाबलीपुरम है कहाँ? तो यह तमिलनाडु में है। यहाँ एक रथ मंदिर है, पल्लवकालीन रथ मंदिर है।
पल्लव कालीन रथ मंदिर है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट मंदिर है जिसे शोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, शोर टेम्पल। कई सीजल में यह सवाल पूछा भी गया है। तो शोर टेम्पल है जो कि मुख्य रूप से रथ मंदिर और शोर टेम्पल जो है वह ग्रेनाइट का बना है। ग्रेनाइट पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह रॉक कट है, यानी पत्थर को काट कर बनाया गया, चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अखंड ग्रेनाइट मंदिरों का निर्माण जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसने ज़्यादातर इमारत वैसे ही बनाए जो कि अखंड हो, यानी रॉक कट हो। तो राइट आंसर हो गया बी, ग्रेनाइट। अगला सवाल, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एट धौलावीरा डैश वर यूज टू बिल्ड मैसिव फोर्टिफिकेशन। हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा में विशाल किलेबंदी निर्माण के लिए किसका उपयोग किया गया था? आसान से सवाल है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग और स्थानीय उपलब्ध पर जो बलुआ पत्थर थे उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया था। ठीक है, तो स्टोन के साथ साथ पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था और जो बलुआ पत्थर है उसका प्रयोग किया गया था धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा है कहाँ? तो यह गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, तो इसके विशाल दुर्ग जो थे इसके दीवारों पर किलेबंदी की गई थी जो कि पत्थरों से निर्मित थी। किलेबंदी के निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पन स्ट्रीट प्लानिंग। हड़प्पा कालीन सड़कों के नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो सबसे बड़ी विशेषता थी हड़प्पा की सड़क निर्माण के संदर्भ में, तो वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसको याद रखिएगा, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो है वह क्रिस क्रॉस पैटर्न में थी, क्रिस क्रॉस पैटर्न में थी जो कि ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, ग्रिड प्रणाली पर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो कि नगरीकृत सभ्यता थी, तो यह नगरीय सभ्यता का सबसे बड़ा पहचान था कि स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल फॉर्मिंग ए क्रिस क्रॉस पैटर्न, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें जो ग्रिड या क्रिस क्रॉस पैटर्न पर बनती थी। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द अर्लियर वैदिक कंपोजिशन डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। किस ग्रंथ को प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन के चित्रित करने वाली सबसे पुरानी वैदिक रचना माना गया है? तो आपको पता है सबसे पुरानी वैदिक रचना ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो सबसे प्राचीन है, प्राचीन वैदिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जिसमें आर्यों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा है, राजनीतिक स्थिति की चर्चा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऋग्वेद। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इन ऋग्वेद द अर्ली वैदिक आर्यन इनहिबिट ए रीजन नोन एज। ऋग्वेद के संदर्भों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक आर्य जिस क्षेत्र में रहते थे उसे किस नाम से जाना जाता है? वन लाइनर है, इसको याद ही कर लीजिए। जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे उनका निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र था, जो कि 7 नदियों की भूमि थी। 7 नदियों की भूमि को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। ठीक है, जिसमें सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियाँ, सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदी कौन कौन सी है? पंजाब की 5 नदियों में सतलज, ब्यास, रावी,
चेनाब और झेलम। याद करने में आसानी होगी, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो गया सप्त सैंधव, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है चंद्रगुप्त फर्स्ट स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पोजीशन बाय मैरिंग प्रिंसेस कुमार देवी ऑफ विच ट्राइबल लीनेज। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया? आपको पता है कुमार देवी कौन थी? तो वह लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कुमार देवी जो थी वह लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी उसमें काफ़ी ताकतवर थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उनसे विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा और साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। इसके लिए राजा रानी प्रकार के सिक्कों का वर्णन मिलता है। राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। तो यह राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसे प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी। तो राइट आंसर होगा बी लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड खारवेल वेयर प्राइमरली रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अशोक और खारवेल इनके शिलालेख मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपको पता है अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं वह ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी में लिखे गए हैं। उसी तरह खारवेल कहाँ का शासक था? तो यह कलिंग का शासक था। तो इसका जो अभिलेख है उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि जन सामान्य की भाषा प्राकृत में लिखी गई थी, जो कि जन सामान्य की भाषा थी। ठीक है। तो अशोक के भी शिलालेख, इसकी लिपि भले ब्राह्मी और खरोष्टी थी, लेकिन भाषा इनकी भी प्राकृत थी। लिपि जो था वह ब्राह्मी और खरोष्टी था। तो राइट आंसर क्या होगा? बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल वाज प्राइमरली बिल्ट अंडर विच डायनेस्टी। खजुराहो के मंदिर का समूह मुख्य रूप से किस राजवंश के तहत बनाया गया था? खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के आसपास है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के आसपास है खजुराहो का मंदिर, जिसे कंदरिया महादेव मंदिर भी यहीं पर है। खजुराहो में ही कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया। इसका टाइम पीरियड 950 से 1050 ईस्वी का है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी चंदेल। याद रखिएगा इसकी शैली जो है वह नागर शैली है। मंदिरों की जो शैली है वह नागर शैली में बना गया है। तो बी इसका राइट आंसर है चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डिफीटिंग द शक एंड एनेक्सिंग देयर टेरिटरीज। आफ्टर डिफीटिंग द शक एंड एनेक्सिंग देयर टेरिटरीज इन वेस्टर्न इंडिया विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द इंपीरियल टाइटल विक्रमादित्य टू मार्क हिज सुप्रीमेसी। शकों को हराने और पश्चिमी भारत में अनेक क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद किस गुप्त शासक ने अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करने के लिए विक्रमादित्य की शाही उपाधि धारण की थी? आसान सा सवाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इजी गेस क्वेश्चन है। तो इसने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। रुद्रसिंह थर्ड को पराजित किया और इसने शकों को पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया, यानी पूरी तरह भगा दिया। और इसी उपलक्ष्य में इसने सकारी या विक्रमादित्य, सकारी के साथ साथ विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय।
इस विजय के बाद उसने सिक्के जारी किए थे जिसे व्याघ्र शैली के सिक्के के नाम से जाने जाते हैं। व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, विच इनोवेशन करेक्टली इलस्ट्रेट मेसोलिथिक एडवांस इन सबसिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कौन सा नवाचार भारत में मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक के जीविकोपार्जन और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को सही ढंग से दर्शाता है। तो मेसोलिथिक हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। इस समय तक क्या हुआ था? इस समय तक तीर कमान और पौधों को प्रसंस्कृत करने वाले उपकरण के साथ सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथिक औजार का उपयोग करना लोग सीख गए थे। यूज ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स अलॉन्ग विथ बो एंड एरो एंड प्लांट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। तो तीर कमान का प्रयोग करना सीख गए थे। तीव्र गति से भागने वाले छोटे जानवर का आसान शिकार हो गया था क्योंकि तीर चला सकते थे। इस समय छोटे उपकरण का प्रयोग काफ़ी किया जाने लगा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द चेंज इन सोसाइटी फ्रॉम द अर्ली टू द लेटर वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के समाज में आए बदलाव का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा करता है? तो प्रारंभिक वैदिक काल, जो प्रारंभिक वैदिक काल था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इसमें लचीलापन था। क्या था? लचीलापन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जो व्यवस्था है वह जन्म पर आधारित हो गया। क्या हो गया? जन्म पर आधारित हो गया और यह व्यवस्था काफ़ी कठोर हो गई। जन्म पर आधारित हो गया और कठोर हो गई, जटिल हो गई और जटिल हो गई। ठीक है, इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सभी का स्पष्ट रूप से सामाजिक पदानुक्रम स्थापित हो गया। स्पष्ट रूप से हायरार्की क्लासिफिकेशन हो गया, यानी पदानुक्रम स्थापित हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, इमर्जेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वर्ण हायरार्की, एक जटिल वर्ण पदानुक्रम का उदय। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, खुत मुकद्दम एंड पटवारी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वेयर। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत मुकद्दम और पटवारी क्या थे? तो खुत मुकद्दम और पटवारी इनका काम क्या था? तो यह ग्राम स्तर पर ग्राम राजस्व को कलेक्ट करते थे। ग्राम स्तर पर राजस्व का कलेक्शन करते थे, वसूलते थे, वसूलने का काम था। ये पारंपरिक स्थानीय अधिकारी के रूप में काम करते थे। स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। खुद का मतलब होता था गांव का जमींदार। मुकद्दम का अर्थ होता है, मुकद्दम जो था गांव का मुखिया होता था। और थर्ड कौन है? पटवारी। पटवारी गांव का लेखाकार होता था। पटवारी, इसे अकाउंटेंट कह सकते हैं। यह सभी गांव में निवास करते थे। तो यह यहाँ से मध्यकालीन इतिहास भी स्टार्ट होता है, इसको याद रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी के यूजी लेवल में जो मिडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है अब इसके बाद से स्टार्ट होंगे। इससे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है बी, विलेज फंक्शनरी, ग्रामीण अधिकारी। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल पीरियड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो पहला है, सूबेदार प्रांत का मुखिया होता था और सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सही है। प्रत्येक प्रांत का एक मुखिया होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था या सिपह सलार होता था, जो कि कानून व्यवस्था रखने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। तो पहला कथन सही है।
दूसरा है कथन 2, सूबे में राजस्व विभाग का मुख्य दीवान होता था। तो यह भी सही है, राजस्व कलेक्ट करना इसका काम था, इसलिए यह सूबे में राजस्व विभाग का दीवान होता था और यह सूबेदार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। ठीक है, तो राइट आंसर है, 2 भी सही है, 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल, हु वाज द ग्रेट जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग अलाउद्दीन खिलजी डेक्कन कैंपेन सक्सेसफुली। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कौन सा महान सेनापति जिम्मेदार था? तो आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी, इसने दक्कन अभियान के लिए किसे रखा था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर जो था वह दक्कन अभियान को नियंत्रित करता था। यह अलाउद्दीन खिलजी का कुशल सेनापति था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता। 1000 दिनारी यानी इसे 1000 दिनार में खरीदा था, यानी एक प्रकार का यह दास था। ठीक है, तो इसने दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किया था। इसने देवगिरी के यादवों, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल, इससे पूछा जाता है, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड्य राजवंशों को पराजित किया। मदुरै के पांड्य राजवंशों को पराजित किया और इसके बाद अकूत धन संपत्ति लूटा था मलिक काफूर ने। तो बी इसका राइट आंसर है, मलिक काफूर। Which among the following kings from the early medieval period assumed the title गंगईकोंड? पूर्व मध्यकाल के निम्नलिखित राजाओं में से किसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की? आसान से सवाल है। चोल राजा था राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल राजा महिपाल को हराकर, बंगाल के पाल शासक था महिपाल को पराजित किया और गंगा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद उसने स्वयं को गंगईकोंड चोल की उपाधि से सुशोभित किया, यानी गंगा का चोल विजेता। तो राइट आंसर हो गया राजेंद्र प्रथम यानी बी। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर? चांदी की कमी को दूर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन सा उपाय शुरू किया गया? तो आपको पता है 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक चांदी में कमी को देखने के बाद वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी हो गई, जिसके बाद टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा को अपनाया, जो कि तांबे के साथ साथ कांसे के सिक्के जारी किए। ठीक है, और सरकारी मूल्य के चांदी के सिक्के के बराबर इसे घोषित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा। तो सी इसका राइट आंसर है। हालांकि यह योजना पूरी तरह विफल साबित हुई थी, टोकन करेंसी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571 वाज मेनली ए सिस्टम ऑफ। 1571 में अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्य रूप से किसकी एक प्रणाली थी? मनसबदारी प्रणाली जो कि अकबर ने शुरू की थी, मुगल सेना और नौकरशाही को संगठित करने के लिए। मुगल सेना और नौकरशाही को संगठित करने के लिए यह एक प्रकार की अनूठी सैन्य प्रशासन की व्यवस्था थी। मनसबदारी प्रणाली क्या थी? सैन्य प्रशासन की एक व्यवस्था थी, जिसमें
जात को अधिकारी का पद और वेतन, अधिकारी का पद और वेतन के रूप में जाना जाता था। और सवार को घुड़सवार की संख्या, अधिकारी कितने घुड़सवार रखेंगे वह निर्धारित करता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मिलिट्री प्रशासन, सैन्य एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल पीरियड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला है, प्रत्येक सूबे का एक सूबेदार या प्रांतीय गवर्नर के अधीन रखा जाता था, जिसे सीधे सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। इससे मिलता जुलता सवाल इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पहला कथन सही है, जिसमें सूबे का सूबेदार होता था, जिसे सिपह सलार के रूप में भी जाना जाता था, सिपह सलार के रूप में जाना जाता था। दूसरा है, दरोगा या डाक संचार माध्यम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, तो इसे दरोगा या डाक, जो कि डाक चौकियों या सूचना नेटवर्क का नियंत्रण करता था। तो दूसरा कथन भी सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, रजिया द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश रूल्ड दिल्ली सल्तनत बिटवीन विच ईयर्स बिफोर बीइंग ओवरथ्रोन बाय तुर्किश नोबल। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने तुर्की अमीरों के द्वारा अपदस्थ किए जाने से पहले किन वर्षों के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो रजिया, जो कि दिल्ली सल्तनत की, या यूँ कह सकते हैं मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका बनी। इसने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। तुर्की सरदारों का जो संगठन था तुर्कानी चहलगानी ने रजिया को अपदस्थ कर दिया कूटनीतिक और विद्रोह के माध्यम से और सत्ता से हटा दिया। तो राइट आंसर हो गया डी, 1236 और 1240। 1236 से 40 इनका टाइम पीरियड था, तो डी इसका राइट आंसर है। ए सुल्तान ऑफ दिल्ली अटेम्प्टेड टू स्ट्रेंथन कंट्रोल ओवर द डेक्कन बाय शिफ्टिंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली to देवगिरी, दौलताबाद, a decision that later proved controversial due to administrative difficulties. Who took this measure? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। दिल्ली के एक सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित करके दक्कन पर नियंत्रण मजबूत करने का प्रयास किया। यह निर्णय प्रशासनिक कठिनाई के कारण बाद में विवादास्पद साबित हुआ। तो यह कदम किसने उठाया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में राजधानी का परिवर्तन किया था। राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी को दिल्ली से हटाकर दक्षिण में देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित किया। देवगिरी का ही नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया और दिल्ली की पूरी जनता को वहां जाने का निर्देश दिया, जिसके कारण लोगों को भारी कष्ट हुआ था और आगे चलकर यह प्लान फेल हो गया, पूरी तरह से विवादास्पद साबित हुआ। तो इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। हम्पी ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? आपको पता है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था हम्पी। कर्नाटक में सवाल इस पर पूछा जाता है। तुंगभद्रा नदी तट पर स्थित है हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य का गौरवशाली राजधानी था। विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर जिसे हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। तो यह राजधानी था विजयनगर कालीन, जहाँ पर अभी भी हम्पी में अभी भी खंडहर पाए जाते हैं, जो कि विजयनगर के भव्य वास्तुकला उसकी समृद्धि का गवाह है। तो राइट आंसर हो गया विजयनगर साम्राज्य, ए इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल है, विच मुगल एम्परर एक्सटेंडेड इंपीरियल अथॉरिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग द मनसबदारी सिस्टम एंड ए सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रणाली और केंद्रीकृत नौकरशाही की शुरुआत करके शाही अधिकार को मजबूत किया था? तो मैंने पहले ही बता रखा है, मनसबदारी व्यवस्था जो कि सैन्य और केंद्रीकृत प्रशासन से संबंधित था, यह अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें सामंतों और सेना को सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह बनाया गया। सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह बनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? अकबर। अगला सवाल, बासवन्ना द 12th century सेंट pioneer of the Vachana movement made significant contribution the devotional literature of which language? 12वीं शताब्दी के संत और वचन आंदोलन के प्रणेता वासवन्ना ने किस भाषा के भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो पहले से ही पता है आपको, वासवन्ना वचन आंदोलन के प्रणेता थे। इन्होंने कन्नड़ साहित्य को प्रमोट किया। यह लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे बसवन्ना। लिंगायत संप्रदाय के सदस्य थे। इसने कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी। किन्होंने? बसवन्ना ने कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई। इन्होंने लघु कविताओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, जिसे वचन कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया कन्नड़। आम जनता को कन्नड़ भाषा में इन्होंने समझाया। कन्नड़ भाषा में अपने जो इनकी भाषा जो थी भक्ति साहित्य की, उसे इन्होंने प्रमोट किया। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ए सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ तमिल भक्ति हिम्न ड्यूरिंग द चोला रूल? चोल शासन के दौरान तमिल भक्ति भजनों की लोकप्रियता के पीछे क्या कारण था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था जो तमिल शासक थे, खास करके राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इन लोगों ने तमिल भजनों को राजनीतिक संरक्षण दिया। वे लाल किसान जो कि वहाँ कुलीन सामंत के तरह थे और शासकों को उनका समर्थन बना। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? इन भजनों को, तमिल भजनों को अत्यधिक महत्व दिया। ठीक है, और तमिल भजनों का संकलन कराया और अपने राज्य में विशाल मंदिरों में इन भजनों को नियमित रूप से गाने की व्यवस्था की, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला तकनीक शुरू हुई? पहला है स्लैब और बीम वाली छत, बैरल वॉल्टिंग, ढोलाकार मेहराब छत, लकड़ी के ट्रस का निर्माण, या मेहराब और गुंबद निर्माण की तकनीक। तो आपको पता है तुर्क आक्रमण के साथ ही भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत हुई। जिसके अंतर्गत मेहराब, वैज्ञानिक मेहराब बनाए गए और गुंबद, जिसे डोम कहा जाता है, डोम निर्माण तकनीक भारत में प्रवेश किया और कालांतर में यह धीरे धीरे और भी डेवलप होता गया। इसकी जो पूर्णता है वह ताजमहल में देखी जाती है। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, आर्क एंड डोम कंस्ट्रक्शंस टेक्निक। डी इसका राइट आंसर है।
हु कमीशनड द कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आसान सा सवाल है। उड़ीसा में बनाया गया था। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर बनाया गया है, जिसे नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी बनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम क्या था? यह गंग वंश का राजा था। गंग वंश का राजा था। तो इसने विशाल रथ मंदिर का निर्माण कराया। यह जो मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, वह एक विशाल रथ के आकार पर बना है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हैं। 12 जोड़ी पहिए लगे हैं और 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, नरसिंह देव प्रथम। अगला सवाल, द बहमनी किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम मांडू इन नॉर्थ टू विच सदर्न बाउंड्री। बहमनी साम्राज्य उत्तर में मांडू से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला था? तो मांडू से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर है, जिसे रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट था रायचूर दोआब। तो यह रायचूर दोआब तक फैला हुआ था। रायचूर दोआब अपने उपजाऊ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र है। कृष्णा तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र, जिस पर रायचूर दोआब जो था, इस पर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर खूनी संघर्ष चलता रहा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, रायचूर। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। आसान है। बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है। तो इसके लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इम्पोर्टेंट यही है कि जिहाद का नारा दिया था किसने? बाबर ने। और बाबर जीत गया था, राणा सांगा पराजित हुआ। तो बी इसका राइट आंसर है। द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल राजतरंगिणी विच प्रेजेंट्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर वाज कंपोज्ड बाय। राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, किसके द्वारा रचित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है कल्हण की राजतरंगिणी, जिसे 1191 ईस्वी में लिखा गया था। 1191 ईस्वी में यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत में लिखा गया है कल्हण के द्वारा। ठीक है। तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। कश्मीर के राजवंशों और राजाओं का निष्पक्ष इतिहास है। कश्मीर के राजा और राजवंशों का यह प्रामाणिक और निष्पक्ष है। प्रामाणिक भी है क्योंकि इसको काफ़ी बेस माना गया है। प्रामाणिक और निष्पक्ष इतिहास है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कल्हण यानी डी। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इक्ता सिस्टम। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसे? गुलाम वंश या ममलुक वंश को जाता है। ममलुक वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वह इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जो कि ममलुक वंश से संबंधित था। तो राइट आंसर हो गया ए, ममलुक राजवंश। द वर्क तारीख़ रसीदी विच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल एशिया एंड अर्ली मुगल हिस्ट्री वाज रिटन बाय। मध्य एशिया और प्रारंभिक मुगल इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाली तारीख़ रसीदी, याद रखिएगा, तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत के द्वारा लिखी गई थी। मिर्ज़ा हैदर दुगलत के द्वारा लिखी गई थी। यह फारसी इतिहास का ग्रंथ है, जो शुरुआती फारसी इतिहास के ग्रंथ हैं मुग़ल काल के। तो यह उसमें जाना जाता है, शुरुआती मुग़ल ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो यह उस समय के बाबर हुमायूं के टाइम के तत्कालीन इतिहास और राजनीति के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देता है।
तो मिर्ज़ा हैदर दुगलत, याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड मेंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स। निम्नलिखित में किसने घोड़ा को दागने के लिए दाग और सैनिकों का हुलिया रखने के लिए चेहरा प्रणाली शुरू की थी? तो दाग और हुलिया प्रथा, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में होने वाले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह नियम लागू किया था। तो इसमें क्या करते थे, घोड़े को दाग देते थे, इस पर एक गर्म मुहर लगाई जाती। दागने का मतलब होता था कि इस पर गर्म मुहर लगाई जाती थी ताकि पता लगा सके कि यह राजकीय घोड़ा है और इसमें कोई खराब घोड़ा मिक्स ना कर सके। तो इसके लिए घोड़े को दागने की प्रथा लगाई प्रामाणिकता के लिए, और एक स्टैंडर्ड के लिए सेना का क्या किया, एक चेहरा हुलिया दर्ज किया गया ताकि इसके जगह कोई दूसरा सेना या छद्म रूप से कोई दूसरा व्यक्ति घुस न सके। तो काफ़ी स्टैंडर्डाइज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना को। तो राइट की आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इन 309 CE मलिक काफूर इन्वेडेड विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इन साउथ इंडिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा 1309 में मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था, इसने अलाउद्दीन के सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में अभियान किया और वहाँ के काकतीय राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और भारी मात्रा में धन संपदा और विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वह मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से लेकर दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो सवाल में लिखा है 1309 ईस्वी में, तो 1309 ईस्वी में काकतीय राजवंश को पराजित किया था मलिक काफूर ने। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स टुक प्लेस इन 1761 बिटवीन द नदर्न एक्सपेडिशनरी फोर्स ऑफ द मराठा एम्पायर एंड द अलायंस ऑफ किंग ऑफ अफगानिस्तान। 1761 में मराठा साम्राज्य के उत्तरी अभियान बल और अफगानिस्तान के राजा के गठबंधन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको पता है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अफगानियों के बीच, जिसमें अफगानी के राजा कौन थे? अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक थे सदाशिव राव भाऊ। तो इन दोनों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर मिलिट्री रीजन बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरी फोर्ट। सीरी किले के निर्माण के लिए कौन सा एक प्रमुख सैन्य कारण था? तो सीरी फोर्ट जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दिल्ली में मंगोल आक्रमण काफ़ी होते थे, तो 1303 ईस्वी में दिल्ली को मंगोलों से बचाने के लिए सीरी फोर्ट की स्थापना की थी 1303 ईस्वी में। तो उत्तर पश्चिम से लगातार मंगोल आक्रमण होते थे, इसी से रक्षा के लिए बनाया गया था। यह एक छावनी के रूप में तैयार किया गया था, सुरक्षित छावनी के रूप में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। अगला सवाल, हु सक्सीडेड बहलोल लोदी एंड एसेंडेड द थ्रोन इन 1489। 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी बना था। सिकंदर लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे सबसे योग्य शासक के रूप में जाना जाता है लोदी वंश का। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपना राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। द बैटल ऑफ चौसा फॉट ऑन 6 जून 1539
वाज ए मिलिट्री इंगेजमेंट बिटवीन। तो चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में यह किसके बीच हुई थी? तो यह हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। चौसा जो है वो बक्सर के पास जगह है, जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी एक दूसरे के सामने थे। तो इसमें चतुर युद्ध नीति के कारण हुमायूं इसमें पराजित हुआ था। हुमायूं पराजित हुआ था क्योंकि शेरशाह ने इसमें काफ़ी चतुराई से इस युद्ध को लड़ा था। और शेरशाह हुमायूं जो है वह किसी तरह गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध था। याद रखिए, चौसा जो है वह कर्मनाशा नदी के तट पर था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, हुमायूं और शेरशाह। अगला सवाल, बिफोर बिकमिंग सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हेल्ड विच बीन इम्पोर्टेंट पोस्ट अंडर जलालुद्दीन। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी क्या था? जलालुद्दीन के अधीन किस पद पर था? तो यह जलालुद्दीन खिलजी के समय जलालुद्दीन खिलजी था वह अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, इसका चाचा था। तो चाचा के शासनकाल के दौरान यह अमीर तुजुक के पद पर था। अमीर तुजुक के पद पर था, ठीक है, जो कि शादी समारोह और प्रोटोकॉल का निर्धारण करता था। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद था, अत्यंत महत्वपूर्ण पद था, महत्वपूर्ण पद था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया था। मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, अमीर तुजुक याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द जब्ती रेवेन्यू सिस्टम अक्रॉस मेजर पार्ट ऑफ एम्पायर। किस मुगल शासक को साम्राज्य के प्रमुख हिस्सों में जब्ती राजस्व प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह जब्ती प्रणाली जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, अकबर ने इसे शुरू किया था। भू राजस्व में व्यापक सुधार अकबर के समय किए गए। तो जब्ती प्रणाली जो कि मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में लागू की गई थी, उत्तर और मध्य भारत में लागू की गई। बाद में टोडरमल ने 10 साला प्रणाली के रूप में इसे परिष्कृत किया। 10 साला प्रणाली के रूप में इसे लागू किया। तो राइट आंसर हो गया अकबर। अगला सवाल, एट विच प्लेस डिड शेरशाह फर्स्ट डिफीट हुमायूं इन 1539। 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को पहली बार किस स्थान पर हराया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चौसा में, तो 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चोल केम टू पावर आफ्टर ओवरथ्रोनिंग द अथॉरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। चोल दक्षिण भारत में किस राजवंश को सत्ता से उखाड़कर बाद में सत्ता में आए? तो मध्यकालीन चोल राजवंश जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। तो विजयालय ने कांची के पल्लव जिसकी स्थिति कमज़ोर हो रही थी, तो इसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने तंजौर पर आक्रमण किया। विजयालय ने तंजौर पर आक्रमण किया, ठीक है, और उस पर अधिकार कर लिया। बाद में विजयालय के जो वंशज हैं वह पल्लवों को पूरी तरह से समाप्त किए और दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित किए। तो इसके राइट आंसर क्या हो गए? राइट आंसर है पल्लव यानी बी। अगला सवाल है, अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन क्रॉप यील्ड्स, लैंड सर्वे एंड प्राइस कॉल्ड। अकबर के राजस्व मंत्री के रूप में टोडरमल ने फसल के पैदावार, भूमि सर्वेक्षण और कीमतों पर आधारित एक कुशल राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, जिसे कहा जाता है, तो उसे जब्ती प्रणाली कहा जाता है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, जब्ती प्रणाली को अकबर ने स्टार्ट किया था और शुरुआत में यह उत्तर और मध्य भारत में लागू किया गया, उत्तर और मध्य भारत में लागू किया। बाद में टोडरमल ने इसे 10 साला प्रणाली के तहत इसे और भी ज़्यादा रिफाइन किया। तो राइट आंसर हो गया जब्ती प्रणाली, यानी बी इसका राइट आंसर है।
व्हाट वाज द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन प्रणाली यह क्या थी? तो बक्सर के युद्ध जिसमें क्या हुआ था, जिसके अंतर्गत एक प्रणाली डेवलप की गई जहां कंपनी राजस्व एकत्र करती थी और नवाब प्रशासन संभालता था, जिसे डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहा गया। ठीक है, तो दीवानी अधिकार टैक्स वसूलना जो काम हो गया वह कंपनी का हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना यह नवाब का हो गया। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फराजी मूवमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में फराजी आंदोलन, इससे कौन जुड़ा था? सवाल इस पर भी पूछा जाता है कि फराजी मूवमेंट कहाँ से संबंधित है। तो यह पूर्वी बंगाल से संबंधित है। 1818 ईस्वी में इसे हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा इस्लाम सुधार के लिए शुरू किया गया था। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था। शॉर्ट में हाजी शरीयतुल्लाह कहा जाता है। तो इससे जुड़े हुए थे दादू मियाँ जो थे इससे जुड़े हुए थे। तो शरीयतुल्लाह के मृत्यु के बाद जो थे वह दादू मियाँ जो थे वह फराजी आंदोलन को चलाने में से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ किसानों को संगठित किया था और यह उन्होंने घोषणा की थी कि भूमि जो है वह ईश्वर का है और इस पर टैक्स लगाना अंग्रेज़ों के हक का नहीं है, किसी के हक का नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन 907 सेशन हेल्ड एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दोनों के विभाजन हुए थे 1907 में। तो यह अधिवेशन कब हुआ था? आसान सा सवाल है। सूरत में हुआ था यह अधिवेशन 1907 में, जिसमें वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक हो गया था गरम दल और दूसरा हो गया था नरम दल। तो एक्सट्रीमिस्ट गरम दल में थे, जिसमें लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यह तीनों गरम दल में थे। बाकी नरम दल में बहुत लोग थे, फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के लोग थे। दादा भाई नौरोजी, ये सब नरम दल में से थे। तो स्पष्ट रूप से नरम दल और गरम दल अलग हो गया। इसकी अध्यक्षता के बारे में सवाल पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे। रास बिहारी घोष सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर है सूरत, यानी ए। अगला सवाल, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नॉन वायलेंट मास ऑर्गेनाइजेशन द खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट्स लेड बाई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अहिंसक जन संगठन खुदाई खिदमतकार, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खुदाई खिदमतगार जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान का ऑर्गेनाइजेशन था, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक के रूप में एक अहिंसक और राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की थी, जो कि लाल रंग के कुर्ते को पहनती थी, इसलिए इसे रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। द रॉलेट सत्याग्रह ऑफ 1919 वाज लॉन्च्ड बाय गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। 1919 का रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यह राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद जो उभर रहा था, यह एक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था 1919 का अधिनियम, जो कि भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए लाया गया था, जिसमें भारतीयों को बिना वारंट के
बिना मुकदमे के हिरासत में और सज़ा की अनुमति देने वाला यह कानून था, जिसके लिए काफ़ी विरोध हुआ। इसे काला कानून भी कहा गया, काला कानून कहा गया। 6 अप्रैल 1919 में इस पर देशव्यापी आंदोलन हुआ था, देशव्यापी आंदोलन हुआ था। तो राइट आंसर हो गया सी। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह इसी के विरोध में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सी इसका राइट आंसर है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल का हिस्ट्री का पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।